एक तरफ तेजस्वी यादव सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ तेजस्वी यादव सवालों के घेरे में भी हैं। क्या महागठबंधन जो 4 सीटों पर एनडीए का तो जीत फिक्स दिखाई दे रहा है, एक सीट जब बचता है तो महागठबंधन उसमें क्या करेगा? तेजस्वी यादव उनको शामिल कर लिए होते तो आज कम से कम 40 सीटें जरूर होती विपक्ष के पास। एक सीट कंफर्म है, लेकिन ये इतना आसान बिल्कुल नहीं है। ओरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। आपके अपने सपनों का आशियाना। देखिए, चिराग पासवान ने लेटर जारी कर साफ साफ कह दिया है कि बर्दाश्त नहीं करेंगे। वहीं पर तेजस्वी यादव का जो पेच है वो भी फंसता हुआ नजर आ रहा है और शराबबंदी को भी लेकर बड़ा अपडेट है। नमस्कार, मैं दीपक भारत लाइव देख रहे हैं आप। देखिए, विधानसभा सत्र चल रहा है, लेकिन इसी बीच चिराग पासवान जो है अचानक एकदम भड़क गए। आखिर लेटर जारी कर चिराग पासवान ने क्या कह दिया है? और नीतीश कुमार से भी मुलाकात करेंगे। बात यहीं तक नहीं है, बात जो है पुलिस प्रशासन पर भी उन्होंने सवाल खड़े किए हैं। हम इस पर आएंगे, लेकिन उससे पहले तेजस्वी यादव को लेकर खूब चर्चाएं हो रही है। देखिए, विधानसभा में जब तक तेजस्वी यादव की मौजूदगी नहीं थी, तब तक तो सवाल पूछे ही जा रहे थे कि तेजस्वी यादव कब पहुंचेंगे विधानसभा, क्योंकि इस बार सत्र में लगातार जो विपक्ष है वो कहीं ना कहीं सत्ता पक्ष से सवाल पूछ रही थी। लेकिन एक कमी जो लगातार खल रही थी तेजस्वी यादव की, अब तेजस्वी यादव भी विधानसभा पहुंच चुके हैं और लगातार तेजस्वी यादव जो है अब सत्ता पक्ष से सीधा सवाल खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं। तेजस्वी यादव ने बीते दिनों ही ये बातें कही थी कि 100 दिनों के बाद लगातार हम सरकार से सवाल पूछेंगे, और अब तेजस्वी यादव पूछ रहे हैं। एक तरफ तेजस्वी यादव सवाल पूछ रहे हैं, लेकिन दूसरी तरफ तेजस्वी यादव सवालों के घेरे में भी हैं। क्या चल रहा है मामला? आपके मन में भी चल रहा होगा। देखिए, राज्यसभा का चुनाव होना है, ऐसे में 5 सीट है वो खाली होनी है, जिसको लेकर खूब चर्चाएं हो रही हैं बिहार में। कौन राज्यसभा जाएगा, कौन नहीं जाएगा। लेकिन उससे पहले अगर हम आपको ये भी बताते चले कि उन 4 सीटों की चर्चा उतनी नहीं है जितनी एक अकेले सीट की है। जी हां, बता दें आपको कि 5वीं सीट, यानी कि उसकी चर्चाएं इतनी तेज है कि उस पर कौन जाएगा राज्यसभा, किसकी टिकट कटेगी, कौन नहीं जाएगा, ये खूब चर्चाएं चल रही हैं। देखिए, आपको बता दें कि एक राज्यसभा सीट के लिए 41 विधायकों की समर्थन चाहिए होती है। ऐसे में अभी अगर आप देखें मौजूदा हालात, तो 2 आरजेडी के हैं, 2 जदयू के हैं और एक उपेंद्र कुशवाहा है। उपेंद्र कुशवाहा पे भी लगातार तलवार लटक रही थी कि उपेंद्र कुशवाहा राज्यसभा जाएंगे नहीं जाएंगे, ये बातें भी चल रही थी। लेकिन उपेंद्र कुशवाहा ने तो बीते दिनों ही प्रेस कॉन्फ्रेंस में एक बड़ी बात कह दी। उपेंद्र कुशवाहा का साफ तौर पे कहना था कि हमने विधानसभा चुनाव से पहले ही 2 चीजों को लेकर जो अपनी बातें हैं वो रखी थी। पहला एक एमएलसी का सीट और दूसरा एक राज्यसभा का सीट, यानी कि एमएलसी का सीट अपने बेटे दीपक प्रकाश के लिए और खुद के लिए राज्यसभा की सीट। और वहीं देखा जाए तो उनकी पत्नी भी जो है वो विधायक है, स्नेहलता कुशवाहा। तो उपेंद्र कुशवाहा की तो चर्चा हम अभी फिलहाल नहीं करेंगे, क्योंकि उपेंद्र कुशवाहा की चर्चाएं खूब चल रही हैं। क्या होगा वो तो समय बताएगा। लेकिन फिलहाल अभी हम महागठबंधन की चर्चा करेंगे। आखिर महागठबंधन में क्या होगा? क्या महागठबंधन जो 4 सीटों पर एनडीए का तो जीत फिक्स दिखाई दे रहा है, एक सीट जब बचता है तो महागठबंधन उसमें क्या करेगा? क्या महागठबंधन अपने उम्मीदवार को भेजने में सफल होगा या महागठबंधन बिछड़ जाएगा? ये बातें खूब चल रही हैं। देखिए, हमने क्या कहा आपको कि राज्यसभा सीट के लिए 41 विधायकों की समर्थन चाहिए होगी, और अगर हम महागठबंधन की बात करें, यानी कि तेजस्वी यादव की बात करें और साथ साथ उसमें लेफ्ट और कांग्रेस और आईआईपी की बात करें, तो कुल मिलाकर 35 सीटें ही होती हैं। और फिर भी 6 सीटों की अभी जरूरत जो है वो तेजस्वी यादव को दिखाई दे रही है। यानी कि अगर 6 सीट नहीं होगी तो तेजस्वी यादव की एंट्री एकदम नहीं होगी, एंट्री ब्लॉक। लेकिन अब ऐसे में क्या करेंगे तेजस्वी यादव? लगातार ये बातें कही जा रही हैं कि अगर ये एआईएमआईएम से और बीएसपी से बात बना लेते हैं तो एक सीट इनकी राज्यसभा में तय हो जाएगी। लेकिन ये इतना आसान है नहीं। आप भी वो दिन नहीं भूले होंगे और हम भी वो दिन नहीं भूले हैं जब अख्तरुल इमान साहब उनके घर के आगे ढोल नगारों के साथ पहुंचे थे और चीख चिल्लाकर कह रहे थे कि आप हमें शामिल कर लीजिए खुद के साथ। लेकिन उस समय तेजस्वी यादव ने यह नहीं किया, जिसके वजह से तेजस्वी यादव आज कहीं ना कहीं पछताव जरूर रहे होंगे। अगर तेजस्वी यादव उनको शामिल कर लिए होते तो आज कम से कम 40 सीटें जरूर होती विपक्ष के पास। जी हां, अब आगे देखना बहुत दिलचस्प होगा कि आखिर क्या होगा। ये आपके मन में भी चल रहा होगा। देखिए, लगातार विधानसभा सत्र में जब पत्रकारों का ये सवाल होता है अख्तरुल इमान से या आरजेडी के किसी विधायक से, तो वो तो ये बातें रख ही रहे हैं कि एक सीट कंफर्म है, लेकिन ये इतना आसान बिल्कुल नहीं है।
आरजेडी चाहती है कि हिना साहब को भेजें राज्यसभा, लेकिन एआईएमआईएम मानेगी तब ना। अगर आरजेडी चाहेगी तो अकेले चाहने से कुछ होना है नहीं, दोनों की चाहत बराबर होगी, म्यूचुअलिज्म होगा, तब पॉसिबिलिटीज है, नहीं तो नहीं पॉसिबिलिटीज है, कैंसिल हो जाएगा चीजें। अब ये इतना आसान होना नहीं है। एक तरफ ये लोग कह रहे हैं बार बार हिना साहब, देखिए हिना साहब को इसलिए भी भेजना चाहे, ये लोग भेजना चाह रहे हैं क्योंकि देखिए मुस्लिम समाज से आती हैं और साहबुद्दीन की पत्नी है और हिना साहब एक बड़ा नाम है, और इसलिए भी भेजना चाहते हैं क्योंकि मुस्लिम समाज जो इस बार आप देखेंगे चुनाव में विधानसभा का जो 17% मुस्लिम समाज है वो कहीं ना कहीं तेजस्वी यादव से कटते हुए दिखाई दे रही थी। इसलिए आप बहुत जगह पर सीमांचल साइड में देखेंगे कि तेजस्वी यादव की लगभग सभी सीटों पर हार हुई है, एक दो छोड़कर। अब ऐसे में अगर हिना साहब को भेजते हैं ये, तो कहीं ना कहीं उन वोटों को साधना चाहेंगे अगले चुनाव में। लेकिन अब एआईएमआईएम क्यों नहीं मान रही है? एआईएमआईएम का साफ तौर पर कहना है कि हम जो है अपने प्रत्याशी को भेजना चाहते हैं, हम तेजस्वी यादव और आरजेडी की बातों पर क्यों हामी भरें। ये आरजेडी अब उस स्थिति में नहीं है जो उनकी बातों पर हामी भरी जा सकती है। लगातार कहते नजर आ रहे हैं अख्तरुल ईमान जो प्रदेश अध्यक्ष हैं एआईएमआईएम के, उनका साफ तौर पर कहना है कि अब आरजेडी को सपोर्ट करना होगा और एआईएमआईएम के प्रत्याशी को राज्यसभा भेजना होगा, क्योंकि उच्च सदन में हमारे सदस्य नहीं हैं। हमारे जो सर्वोपरि नेता हैं यानी कि ओवैसी साहब, वो भी चाहते हैं कि बिहार से कोई राज्यसभा जाए और इन बातों को उच्च सदन में रखे कि क्या कुछ चल रहा है। देखिए विचारधारा तो एक ही है, ये कहना चाह रहे हैं वो कि आप भी वही बातों को रखेंगे जो हम रखेंगे। तो देखिए अख्तरुल ईमान का साफ तौर पे कहना है कि अगर विचारधारा एक ही है तो आप हमको सपोर्ट करिए, हम भी वही बातों को रखेंगे जो आप रखना चाहते हैं। लेकिन ये चीजें इतनी आसान नहीं होगी। एक तरफ भाई वीरेंद्र कह रहे हैं हिना साहब को, लेकिन एआईएमआईएम मान नहीं रही है। अब आगे देखना बहुत दिलचस्प होगा कि क्या एआईएमआईएम को मनाने में तेजस्वी यादव सफल रहेंगे या एआईएमआईएम खुद एक अपनी जो उम्मीदवार है उसे भेज राज्यसभा कहीं ना कहीं अपने पक्ष को और मजबूत करेगी। ये बहुत देखना दिलचस्प होगा। देखिए ये हमने एक खबर के बारे में आपको बता दिया कि तेजस्वी यादव का पेच कहां फंस रहा है। अगर आगे हम बात करें चिराग पासवान की, तो चिराग पासवान का वो कौन सा लेटर है जिसको लेकर बवाल मच गया है। आपको बता दें कि चिराग पासवान ने सीधा सीएम नीतीश कुमार से सवाल पूछ दिया है, सीधा सवाल सम्राट चौधरी से पूछा है। आखिर क्या पूछा है सम्राट चौधरी और सीएम नीतीश कुमार से? आपको बता दें कि बीते दिनों ही चौकीदार दफादार को लेकर जो विरोध प्रदर्शन किए जा रहे थे पटना में डकबंगला चौराहे पर, उसको लेकर जब लाठीचार्ज की जाती है तो जिसके बाद चिराग पासवान ने एक लेटर जारी किया और चिराग पासवान ने चौकीदार दफादार के हक की बात जो है वो सरकार के सामने रख दिया है। आपको बता दें कि चौकीदार का मुख्य काम जो होता है गांव में निगरानी रखना, अपराध की सूचना पुलिस स्टेशन तक पहुंचाना और जन्म मृत्यु का रिकॉर्ड रखने में मदद करता है। दफादार की अगर हम बात करें तो ये चौकीदार के ऊपर के अधिकारी होते हैं जो चौकीदारों के कामों की निगरानी करते हैं और उनके बीच एक बढ़िया जो है कम्युनिकेशन रखते हैं। आगे अगर हम बात करें तो पटना में लाठीचार्ज क्यों की गई? देखिए इनका साफ तौर पे मांग है कि जो रिटायर्ड चौकीदार है उनके बच्चों को जो है वो नौकरी मिलनी चाहिए और सैलरी में वृद्धि हो, यानी कि जो वेतन है उसमें वृद्धि हो। लेकिन अब देखिए इसमें लाठीचार्ज होता है। जैसे ही चिराग पासवान ने अपनी जो नाराजगी है वो जाहिर करते हैं, चिराग पासवान का साफ तौर पर कहना है कि जिस तरीके से लाठीचार्ज की गई है दुखद और निंदनीय है। गांवों की सुरक्षा और व्यवस्था की रीढ़ माने जाने वाले वफादार कर्मियों पर यह लाठीचार्ज बिल्कुल जो है सवाल खड़े करते हैं कहीं ना कहीं सरकार पर। यह घटना अत्यंत गंभीर और चिंताजनक है। चौकीदार दफादार साथियों की समस्याओं तथा उनके साथ हुए व्यवहार को लेकर हमारी पार्टी और निर्णय लेगी कि सांसद श्री अरुण भारती जो है वो कहीं ना कहीं उप मुख्यमंत्री और गृह मंत्री से, सम्राट चौधरी से मुलाकात कर इन बातों को रखेंगे। बात यही नहीं है, देखिए इन्होंने खुद भी लिखा है कि मैं सीएम नीतीश कुमार से भी मुलाकात कर चौकीदार और दफादार की बातों को रखूंगा, क्योंकि इनका जीवन चलाने के लिए कहीं ना कहीं ये अपने बातों को रख रहे हैं सत्ता पक्ष के सामने, सरकार के सामने। लेकिन जिस प्रकार से लाठीचार्ज की गई है वो बहुत निंदनीय है। आगे देखिए चिराग पासवान ने लिखा है, सुधार के नाम पर वर्षों से सेवा दे रहे परिवारों की आजीविका और गरिमा से समझौता स्वीकार्य नहीं है। मतलब कि चिराग पासवान ने साफ तौर पे सवाल पूछ दिया है, सत्ता पक्ष से ही सवाल पूछा है, अपने ही सरकार से सवाल पूछा है और लाठीचार्ज को लेकर निंदनीय बताया है। अब देखिए देखना दिलचस्प होगा कि चिराग पासवान की बातों को कितना सुना जाता है। क्या चौकीदार और दफादार में जो है कुछ नियम बदलाव किए जाएंगे या जैसे चल रहा है सब कुछ वैसा ही चलेगा? देखना बहुत दिलचस्प होगा। देखिए
शराबबंदी को भी लेकर खूब चर्चाएं हो रही हैं। विधानसभा में आप देख रहे होंगे किस प्रकार से शराबबंदी को लेकर सवाल खड़े किए जा रहे हैं। अब ऐसे में आपके मन में भी चल रहा होगा कि शराबबंदी खत्म होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए। देखिए, रेवेन्यू जनरेट होने की बातें खूब चल रही हैं कि शराबबंदी अगर चालू होती है तो जो रेवेन्यू जनरेट होगा इससे सरकार को फायदा होगा, क्योंकि 2016 में ये नियम लागू की गई थी, जिसके बाद कई घर जो है वो बसे जरूर हैं, लेकिन वहीं पर अब ये मांगे फिर से तेज हो गई हैं कि शराबबंदी को खत्म कर देना चाहिए, क्योंकि लगातार शराबबंदी होने के बावजूद भी कई इलाके ऐसे हैं जहां खुलेआम शराब बिक रहे हैं। अब बहुत देखना दिलचस्प होगा कि होली से पहले या होली के बाद शराबबंदी होगी या शराबबंदी खत्म होगी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। बने रहिए भारत लाइव के साथ। धन्यवाद। आपके सपनों को हमने सजाया है, ई होम्स पैनोरामा को हमने बनाया है। ई होम्स मेरा एक सपना था जिस पे मैं पिछले 4 साल से काम कर रहा था। हमने जो बनाया है वो सबने है माना। ई होम्स पैनोरामा में हो आपका भी आशियाना। और फाइनली हमने 2021 में इस प्रोजेक्ट को लॉन्च किया। बहुत लोग अप्रिशिएट कर रहे हैं कि पूर्णिया जैसे शहर में, बिहार के, एक तो बिहार की बात करें उसमें भी पूर्णिया जैसे छोटे जगह में इस तरह का लाइफस्टाइल देना, ये सुन के हम लोगों को बहुत अच्छा लगता है। ई होम्स में हमने कुछ और भी किया है, जैसे हम जिस जगह में रह रहे हैं हमारे फैमिली सिक्योर हो, उनको सिक्योरिटी का ध्यान में रखा है। आपकी सुविधा और सुरक्षा आपके लिए खास है, ये आपका विश्वास है। इसमें आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का 7 लेयर सिक्योरिटी का हमने इस्तेमाल किया है। लस ग्रीन कैंपस को बनाया है। यदि हमारा बाउंड्री वाल है तो वो वर्टिकल गार्डन है। ये जितनी भी फैसिलिटी होता है एक इंटरनेशनल टाउनशिप में ई होम्स है, ये हम लोग विश्वास नहीं कर पा रहे हैं। जो भी हमारे मित्र, दोस्त या जो भी हमारे बाहर के बाहर आते हैं तो हम लोगों को बहुत अच्छा सुनने को मिलता है और बहुत अच्छा क्रेडिट मिल रहा है। वो सारा हमने सिर्फ एक बिल्डिंग नहीं बनाया, हमें एक बहुत अच्छा लाइफस्टाइल दिया ई होम्स में, और मेरा एक सपना था जिसको मैं आज फुलफिल होते हुए देख रहा हूँ। ये आपका आवास है। ई होम्स पैनोरामा में अब आपका निवास है। ई होम्स पैनोरामा, लग्जूरियस लाइफस्टाइल रीडिफाइंड। पनोरमा ग्रुप, जो सोचता है वो करता है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700।